नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है सच्चा समर्पण। हद हो गई। कल तक जो लोग सरमोहया को लड़की का गहना और न जाने क्या क्या कहते थे, वे ही आज लड़की को बेशर्मी का पाठ पढ़ा रहे हैं। क्या है इस दोगलेपन की वजह? क्यों पैदा होते ही लड़की को मार नहीं देते थे लोग? मेरे ये आक्रोश भरे शब्द कलम से नहीं, भीतर कहीं हृदय से निकल रहे थे, जहां ज्वालामुखी सुलग रहा था। उसी का लावा शब्द बनकर फूट रहा है। अभी हाथों की मेहंदी को छूटे महीना भर भी नहीं हुआ था कि खुशखबरी की फरमाइशें होने लगी। भाभी, हमारे घर नन्हा मुन्ना कब आएगा? अब देर नहीं, भले ही दूसरा बच्चा 5 साल बाद कर लेना, माँ जी उम्मीद भरी आवाज़ में कहती। मैं सकचाकर पैर के अंगूठे से ज़मीन कुरेदती रह जाती। इतनी जल्दी? अभी तो साहिल को ठीक तरह से जान भी नहीं पाई हूँ मैं। वैसे भी अरेंज मैरिज में होता ही तो यही है, 2 अजनबियों को माँ बाप एक ही छत के नीचे ताउम्र रहने को बांध देते हैं। एक घर, एक ही छत शेयर करने तक तो ठीक है, फिर तुरंत ही एक ही बिस्तर शेयर करना और फिर तुरंत ही बच्चा। मेरी करवाहट का एहसास घर भर में सिर्फ साहिल को है। सगाई और शादी के बीच मात्र 15 दिनों का अंतराल, उसमें सिर्फ 2 बार फ़ोन पर हुई औपचारिक बातचीत क्या किसी को इतना करीब ला सकते हैं? इतना करीब जहां से सृजन की कल्पना की जा सके। यूं भी मैं विवाह पूर्व इसी रिश्ते से भयभीत रहती थी, क्योंकि बेहद संकोची स्वभाव किसी के इस तरह अंतरंग होने की कल्पना भर से ही सिहर उठता था। किंतु मेरी किस्मत अच्छी निकली। विवाह की पहली रात ही अपनी समझदारी का परिचय देते हुए कहा था साहिल ने, मैं तुम्हारे डर से वाकिफ़ हूँ। पहले तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम बचपन से ही लड़कों से दूर रही हो, इसलिए सामाजिक मान्यताओं पर मत जाना। मेरी ओर से तुम पर कभी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तुमसे गहरा भावनात्मक संबंध कायम करना चाहता हूँ। जब खुद को तुम्हारे भरोसे के काबिल महसूस करने लगूंगा, तभी तुम्हें हाथ लगाऊंगा। अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके एक हृदय विहीन तन को जीतना ना प्रेम होता है, ना ही पौरुष। तुम्हें जितना वक्त लगे मैं प्रतीक्षा करने को तैयार हूँ, मगर प्लीज़ कभी भी बेमन से या डर से समर्पण मत करना आभा। मैं तुम्हारे सच्चे प्रेम का इच्छुक हूँ। मन की दहलीज पार किए बिना मैं कोई दूसरा रास्ता कायम नहीं करना चाहता। आश्चर्यचकित हो गई। भाभी, दीदी और सहेलियों ने जो पति के बारे में समझाया था, उससे सर्वथा अलग और मेरे मन के व्यक्ति से मेल खाता पति पाकर मैं धन्य हो गई। और फिर 2 ही दिन बाद मैं मायके आ गई। यहाँ भी ससुराल से संबंधित प्रश्नों में पहला प्रश्न यही होता, पति कैसे हैं? मैं आशय समझकर जानबूझकर रहस्यमयी मुस्कान फेंक देती। जानती थी कि यह फलसफा किसी के गले नहीं उतरेगा कि हृदय विहीन तन के नहीं, हृदय युक्त बल्कि प्रेम युक्त समर्पण से इच्छुक है पतिदेव। 2-4 दिन बीते ही थे कि पापा के मुंह से निकल पड़ा, अब तो मुझे भी नाना जी पुकारने वाला कोई जल्दी ही आए भगवान। मैं सोचती रह जाती, लड़की को कुंवारेपन में 7 तालों में बंद रखने वाले माता पिता शादी होती ही ये कैसी मानसिकता ओढ़ लेते हैं। जहाँ पहले किसी लड़के से बात तक करना नागवार गुजरता था, वहीं अब किसी लड़के के साथ इतनी घनिष्ठता की कामना करना सिर्फ इसलिए कि उस लड़के ने 7 फेरे लिए हैं उस लड़की से। क्या 7 फेरे ही किसी शर्मीली लड़की की सरमोहया के 7 द्वार खोलने के लिए काफ़ी होती हैं और किसी अनजान पति नामक व्यक्ति को अपनाने की शक्ति प्रदान करते हैं? मैं जब तब अपनी भरास डायरी में निकालती रहती। चाहे पूरी दुनिया मुझे अजीब समझे, मगर साहिल की नज़रों में मैं सही थी और वह मुझे तथा मेरी भावनाओं को पूरा सम्मान देते थे। मुझे मेरे खोल से बाहर निकालने के लिए साहिल बहुत प्रयास कर रहे थे। धीरे धीरे मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लगा। उनके सानिध्य से मैं खुद को निश्चिंत और सुरक्षित महसूस करती थी। उनमें मेरे प्रति किसी प्रकार के उतावलेपन को न पाकर मैं इतनी प्रसन्न हो जाती कि बरबस लिख बैठती। अभी भी दुनिया में ऐसे लोग बाकी हैं जो रिश्तों को ढोते या निभाते नहीं बल्कि जीते हैं, अपनी शर्तों पर, अपने तरीकों से।
मैं अब साहिल के साथ बहुत खुश रहने लगी थी। अभी मैं वहाँ रमने ही लगी थी कि माँ का मनुहार भरा आमंत्रण आ गया। 3 महीने हो चुके हैं विवाह हुए, एक बार आकर मिल जा बेटी, तुझे देखे बिना मन बेचैन हो रहा है। माँ के आग्रह और प्रेम ने मेरे मन में भी जाने की इच्छा पैदा कर दी, मगर साहिल का उदास चेहरा भी बार बार घूम रहा था आंखों के आगे। अब भावनात्मक लगाव की नींव पड़ चुकी थी दोनों के हृदय धारा पर। उससे दूर जाने का मन नहीं हो रहा था और मेरे जाने के नाम पर उसकी उदास आंखें जैसे कह रही हो, कैसे गुजरेगा तुम्हें देखे बिना एक हफ्ता। शारीरिक प्रेम से पहले जिस प्रेम की कामना मैंने सच्चे हृदय से की थी, वो हमारे बीच कायम हो चुका था और मन के तारों का जुड़ाव मैं सिर्फ महसूस कर रही थी। तो यूं कोई अच्छा लगते लगते इस कदर भा जाता है कि उससे बेइंतहा प्यार हो जाता है और उसका साथ अनिवार्य लगने लगता है। अब मेरी डायरी में इन सब बातों का समावेश होने लगा। खैर, हफ्ता भर की इजाज़त ले माँ से मिलने आगे पहुँची। शाम को चाय और पकोड़े के बीच माँ पूछ बैठी, बेटा 3 महीने हो गए विवाह को, कोई नई खबर? मेरा मन जरा खिन्न हो गया। क्यों माँ, शादी होते ही यही पहली उम्मीद लगाकर बैठना उचित है? क्या ये सब नहीं पूछोगी हम दोनों कैसे हैं, आपस में मेल जोल कैसा है, वगैरह वगैरह। इस पर माँ हंस पड़ी। तुझे देखते ही समझ आ गया कि तू सुखी है वहाँ पर, फिर और क्या पूछूं? और शादी ब्याह का मतलब ही क्या है? वंश बेल आगे बढ़ाने के लिए ही तो माता पिता बेटे का विवाह करते हैं। ये अरमान तेरे सास ससुर के मन में भी तो होगा। वैसे तेरे मन में क्या चल रहा है? अगर फैमिली प्लानिंग का भूत हो तो एक के बाद एक अपनाना, वो सब चोचले हैं। माँ के इस वाक्य पर मैं चिढ़ गई। बस करो माँ, अभी हमने कुछ भी प्लान नहीं किया है, अभी तो हमारे रिश्ते की शुरुआत है। कहते कहते मैं रुक गई तो माँ की सशंकित नज़रों को भांप कर भाभी मुझे ठेलते हुए कमरे में ले गई और कोने में ले जाकर पूछा, सच बताना दीदी? अभी तक? मेरे इनकार से सिर हिलाने पर वो लगभग बदहवास होकर कहने लगी, क्या? मगर क्यों? क्या ये शादी उनकी मर्जी से नहीं हुई? क्या आप उन्हें पसंद नहीं? मैं अवाक रह गई। ये सब आप क्या समझ रही हैं भाभी? हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अजनबी थे। क्या करीब आने के लिए थोड़ा वक्त नहीं लेना चाहिए? थोड़ा वक्त? 3 महीने थोड़ा वक्त होता है दीदी? ओह, इसका मतलब भाभी भी इसी मानसिकता की हैं। सोचते सोचते मैं कह उठी, ये मुझ अकेले का नहीं, साहिल का भी निर्णय है। फिर मेरे शर्मीलेपन को देखते हुए साहिल ने पहली बार मुझसे जो कुछ कहा उसे अक्षरशः दोहरा दिया, पर इस बात से तो जैसे वहाँ कोहराम ही मच गया। मेरे शर्मीलेपन को कोसते कोसते बात साहिल के पुरुष न होने तक पहुँच गई। माँ कह रही थी, अजीब लड़का है, अरे इसने कहा और उसने मान लिया, अरे कमी है उसमें तभी तो मान गया, वरना ऐसा हो सकता है क्या कभी? पुरुष होकर उसकी इस कायरता के पीछे जाने कौन सी सच्चाई छुपी है। ये दीदी के सब थे, कहीं और किसी से तो उसके संबंध। मैं हतप्रभ हैरान मुंह फाड़े कभी इसकी तो कभी उसकी बातें सुनती जा रही थी। साहिल की शराफत, उसकी कायरता, बीमारी, चरित्रहीनता, जाने क्या क्या कहा जा रहा था और मैं अंदर ही अंदर उबल रही थी। तभी दीदी ने एक और विस्फोट किया, तुमने कभी पहल करने की कोशिश नहीं की आभा? तो मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं चीख पड़ी, बंद करो आप सब ये बकवास। क्या दोहरी मानसिकता है? शादी के पहले जिस लड़की को सदैव लड़कों से दूर रहना सिखाया जाता है, उसी लड़की को शादी होते ही कौन से बेशर्मी के पंख लग जाते हैं, उसे ऐसा करना चाहिए। मैं बुरी तरह थक गई थी। उस बहस को मैंने 2 वाक्यों में समाप्त किया, ये हमारा नितांत निजी मामला है और इसमें बोलने का हक मैं किसी को नहीं देती। मेरे तीखे तेवर और शब्दों को सुनकर सभी चुप हो गए। मेरे जीवन की ये सबसे कड़वी याद है, जिसे मैं जेहन से जितना निकालना चाहती हूँ उतनी ही मेरे मस्तिष्क में चिपक सी जाती है। आज विवाह के 25 साल बाद डायरी में मैंने इस बात का जिक्र किया है, क्योंकि आज यही सवाल मेरी बेटी मुझसे कर रही है। मम्मा, नीलेश और मैं एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हैं, मगर मैं जानती हूँ कि आपने उसे मेरे लिए चुना है तो ज़रूर कुछ सोचकर ही चुना होगा।
मुझे आपके निर्णय पर कोई ऐतराज नहीं है, मगर मुझे शादी से थोड़ा सा डर लगता है। कहते कहते उसकी पलकें झुक गई। मैं समझ गई कि मेरी बेटी भी वहीं पर खड़ी है जहां 25 साल पहले मैं खड़ी थी। पढ़ाई लिखाई में अव्वल रहने वाली मेरी बेटी, प्यार मोहब्बत और लड़कों से सदा दूर रखने वाली मेरी ही तरह संकोची है। लेकिन नीलेश भी कम समझदार नहीं। उसकी समझदारी की वजह से ही मैंने और साहिल ने उसे अपनी बेटी के लिए पसंद किया है। उसके डर को भांपकर ही मैंने ये डायरी जानबूझकर उसके कमरे में छोड़ी है, जो उसके डर से बाहर निकालने में उसकी मदद कर सके। और एक बार साहिल को भी खुलकर नीलेश से बात करनी होगी। बाकी कोई कुछ भी कहे, मेरी बेटी को भी सच्चे प्यार का सुख मिले, थोथी और खोखली मान्यताओं का बोझ नहीं। यह सब सोचते हुए मैं उसके कमरे से बाहर निकल आई। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।